Hello students, today's our topic is main documents used in company formation. So the main documents that used in company formation are memorandum of association, article of association and prospectus. Already we know about these documents, but in detail today we are going to know. So first, memorandum of association. We'll study about memorandum of association in detail. It is a very important document for a company क्योंकि इसमें वो कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके बेसिस पे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है. एंड इन दिस डॉक्यूमेंट द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर डिफाइंड. इसमें कंपनीज के राइट्स और ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं. राइट्स मीन्स कि कंपनी को किन एक्ट्स करने का राइट है और किन एक्टिविटीज़ को करने का राइट नहीं है. और जब कोई पर्सन या क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ये सब आउटसाइडर्स होते हैं, ये जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उनको इसका फुल नॉलेज होना ज़रूरी है कि कंपनी की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या स्पेयर्स हैं, किस बेसिस पे वो कंपनी काम कर रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर उनको इसका फुल नॉलेज होगा तो वो कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे जाके अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो इस डॉक्यूमेंट के बेस पे क्लियर हो सकते हैं. तो जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उनको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि कंपनी इसी डॉक्यूमेंट से बाउंड होती है. नाउ एवरी कंपनी मस्ट हैव टू स्टेट द फॉलोइंग 6 क्लॉजेज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब इसका कंटेंट क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? इसमें 6 क्लॉजेज होते हैं जो हर एक कंपनी को मेंशन करने होते हैं इस डॉक्यूमेंट में. यही इस डॉक्यूमेंट का मेन कंटेंट है. नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज. वन बाय वन विल clear all these. Name clause, by the name it is clear that name clause means कंपनी के नेम से रिलेटेड है. मतलब जो कंपनी का नेम है, जो जिस नेम से कंपनी रजिस्टर्ड है, वो नेम इस डॉक्यूमेंट में लिखा होना ज़रूरी है. इस क्लॉज के अंदर वो लिखा होना ज़रूरी है. और कंपनी की जो आइडेंटिफिकेशन है और जो एग्जिस्टेंस है कि कंपनी है, वो इस नेम के थ्रू ही होती है. तो कंपनी को फुल फ्रीडम होती है कि वो अपनी कंपनी का नेम डिसाइड करे, लेकिन कुछ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं जब वो अपनी कंपनी का नेम चूज़ कर रही होती है. तो वो क्या होते हैं, लेट्स सी. इट मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो नेम जो है कंपनी का वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए. वो कैसे अनडिज़ायरेबल हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी ने ऐसा नेम रख लिया है जो किसी और कंपनी को रिजेंबल करता है या किसी और कंपनी का नाम है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिज़ायरेबल होगा. और ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी दिया है. नाउ सेकेंड इज मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो कंपनीज यूज़ नहीं कर सकती हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के. वो वर्ड्स और नेम्स हैं एम्परर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, ये सब. और कुछ पिक्चर्स भी हैं, जैसे यूएनओ की अगर पिक्चर यूज़ की जा रही है, सील की पिक्चर यूज़ की जा रही है, डब्ल्यूएचओ की, या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बलम, सील, लोकल अथॉरिटीज़ का या स्टेट का, तो ये सब भी अलाउड नहीं है. इंडियन नेशनल फ्लैग का भी कोई पिक्चर या इस टाइप का अलाउड नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नेम. एंड थर्ड इज़ यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको लिमिटेड वर्ड यूज़ करना एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी कंपलसरी है, और प्राइवेट कंपनी है तो उन्हें एंड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है. इससे ये भी क्लियर हो जाता है जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कंपनी के, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है. और लिमिटेड लायबिलिटी हमें अच्छे से पता है कि क्या होती है. तो ये 3 थिंग्स हैं जो कि नेम क्लॉज में होते हैं. मेंशन होता है कंपनी का नेम, लेकिन इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना कंपनी के नेम सिलेक्ट करते टाइम कंपनी को ज़रूरी है. अब आता है क्लॉज सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन क्लॉज मीन्स द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. कहाँ पर वो रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है वो मेंशन होना इस डॉक्यूमेंट में ज़रूरी है कि किस कंपनी
इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में है, क्योंकि वही रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं उसको, उस ऑफिस को ऐसा ऑफिस माना जाता है जहाँ पे कि सारे उसके एड्रेस को देना रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं सारे डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस, इन्फॉर्मेशंस अगर किसी को डिलीवर करनी है तो वो वहीं पर आएंगी। हाँ, लेकिन अगर कंपनी कोई अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है तो वो किसी और जगह पर भी परफॉर्म कर सकती है, लेकिन जो मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो वही कहलाएगा जो मेंशन किया गया है डॉक्यूमेंट में। और इससे ये भी पता चल जाता है कि जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी है। इट मीन्स उसकी नेशनलिटी फिक्स हो जाती है, और जनरली फुल एड्रेस जो है कंपनी का वो दिया हुआ होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और अगर नहीं दिया है तो उन्हें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जो भी पहले हो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना होता है उस इंफॉर्मेशन को। आई होप इट इज़ क्लियर। नो, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य क्या है कंपनी का वो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम। इन दिस क्लॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच कंपनीज एस्टैब्लिश आर स्टेटेड। इसमें जिस उद्देश्य से कंपनी स्टैब्लिश हुई है वो लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें पावर्स भी लिखे होते हैं कंपनी के, और क्या लिमिटेशंस हैं कंपनी की वो भी दी गई होती हैं। इसमें कोई भी कंपनी जो मेमोरेंडम में लिखा नहीं है उससे बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकती है और कोई बिजनेस नहीं कर सकती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मेन ऑब्जेक्ट और एक है ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन ऑब्जेक्ट मीन्स जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है, जिस और उससे रिलेटेड और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो उसमें लगेंगे उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। हर कंपनी का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है, हाँ। और सेकेंड है हमारा ऑक्सिलरी और अदर ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दोज ऑब्जेक्ट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच अ कंपनी इफ़ द नेसेसरी अराइजेस कैन वर्क। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि मेंशन नहीं है और उसमें कंपनी को आगे जाके इस मेन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में वो लगते हैं, है ना। और दोज in relation to those companies which are not trading companies and whose work is not limited to only a single state। ऐसी कंपनीज जो ट्रेडिंग कंपनीज नहीं हैं, जो बिजनेस कंपनीज नहीं हैं, और उनका जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्टेट्स में कंप्लीट होता है, मतलब वो अलग अलग स्टेट्स में जाके वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी स्टेट्स का मेंशन होना ज़रूरी है जहाँ वो जाकर अपने ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेंगी। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज़ प्रोहिबिटेड। अगर किसी कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है तो वो प्रोहिबिटेड है, मतलब अगर कोई इमोरल एक्टिविटी कर रही है कंपनी वो प्रोहिबिटेड है, कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है ना। इमोरल यानी हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के अगेंस्ट जाकर कोई एक्टिविटी हो रही है, या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ड्राइंग, लॉटरी, रनिंग ऑफ गैम्बलिंग। सो ये सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है ऑब्जेक्ट में, ये मेंशन नहीं हो, ये नहीं किया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। ऐसी कोई एक्टिविटी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती है, सो अ कंपनी शुड नॉट बी एस्टैब्लिश फॉर एक्टिविटी विच इज़ अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। लाइक कोई मोनोपोली कर रही है अपनी अपनी चलाना, दैट्स मोनोपोली चलाना, टू ट्रेड विद सम फॉरेन एनिमी, हमारी कोई फॉरेन एनिमी है और उससे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोहिबिटेड है। नाउ आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी से हम समझते हैं कि जो मेंबर्स हैं कंपनी के और शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। सो अकॉर्डिंग, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। हमारी जो कंपनी है उसमें लायबिलिटी क्लॉज के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है और लिमिटेड बाय गारंटी होती है। हम इन दोनों को ही समझेंगे कि लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है। सो इन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब पहले हम बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। लायबिलिटी क्लॉज मीन्स दैट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी विल बी लायबल फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेज्ड बाय देम। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी फेस वैल्यू तक ही है जितने उन्होंने परचेज किए हैं। इट मीन्स दैट अ कंपनी कैन नॉट रिसीव एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इट्स लाइफ टाइम। अगर
कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी ज़्यादा या कम फेस वैल्यू ऑफ शेयर से रिसीव नहीं कर सकती। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इफ़ अ पर्सन परचेजेस 5 शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब 500 हो गए। अगर किसी पर्सन ने 5 शेयर्स परचेज किए हैं 100 ईच के, तो कितने हो गए? 500। ही कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू अबव 500 इवन द कंपनी इज वाउंड अप। अगर कंपनी बंद भी हो रही है तो उस पर्सन से 500 से ज़्यादा नहीं मांगा जा सकता। तो आपको समझ में आया कि फेस वैल्यू यानी कि 105 शेयर्स की वैल्यू थी तो 500 हुए, तो आप 500 तक ही रुपीज़ उस पर्सन से ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है, ये तो था कम लिमिटेड बाय शेयर्स। अब आ रहा है हमारा लिमिटेड बाय गारंटी। अब इन द केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, limited liability means that limited of the liability of the members is equal to the amount of guarantee given at the time of winding up of the company। अब जो members हैं अगर उन्होंने उनकी liability उन्होंने fix किए गारंटी तक, उन्होंने गारंटी दी है कि इतना अमाउंट, एक का पर्सन है उसने दिया है कि 1 लाख तक की गारंटी मैं देता हूँ, तो वो सिर्फ उतना ही लायबल है। वो और ज़्यादा क्रेडिटर्स अगर मांगते हैं, ज़्यादा लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वो 1 लाख से ज़्यादा आप उससे नहीं मांग सकते, उतना ही देगा वो जितनी उसने गारंटी दी है। मतलब उसने 1 लाख की दी है तो वो 1 लाख की देगा, 2 लाख की दी है तो वो 2 लाख ही देगा, है ना। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मस्ट स्पेसिफिकली मेंशन द अमाउंट ऑफ गारंटी। इसीलिए गारंटी का अमाउंट भी मेंशन होना ज़रूरी है कि मेंबर ने कितनी गारंटी दी है। But in case of guarantee, the liability of the shareholder is limited to the face value of the shares subscribed by them along with the amount of guarantee given by them. Or in case of winding up, if a company is unable to pay its creditors, then its members can be called upon to pay the value of its shares along with the amount of guarantee given by them। हाँ, अगर मेंबर ने गारंटी भी दी है प्लस उसने शेयर्स भी लिए हैं, तो फेस वैल्यू मैंने भी आपको बताया है ना कि जितनी उसकी 500 अगर फेस वैल्यू तो वो और साथ में जो उसने 1 लाख की गारंटी दी है वो, सिर्फ इतना ही वो लायबल है मेंबर। कंपनी अगर बंद होती तो आप उससे उतना ही पैसा ले सकते हो उस मेंबर से। I hope it is clear. Now, capital of clause. In case of the company having share capital, it is necessary that its memorandum of association must mention that as to what will be the authorized capital of the company and in what manner the shares will be divided. Authorized capital means कि आप जो कंपनी है वो कितने रुपीज़ के शेयर्स इशू करेगी शेयर होल्डर्स को, ठीक, कि कितने शेयर्स कंपनी के इश्यूज़ होंगे और कितने रुपीज़ के। तो हम उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ ₹10 करोड़। कितनी है? 10 करोड़। अब इस 10 करोड़ में 1 करोड़ शेयर्स हैं और 1 करोड़ शेयर्स कितने के हैं? 10 रुपीज़ के। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो 10 करोड़ जो है वो ऑथराइज कैपिटल हो गई, मतलब 10 करोड़ ही रुपीज़ के आप शेयर्स इशू कर सकते हो। And it will not be necessary to mention different classes of shares because its details are mentioned in the memorandum of association। अच्छा, इस आर्टिकल्स में ये लिखा होना ज़रूरी नहीं कि इक्विटी शेयर हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्लासेस ज़रूरी नहीं है मेंशन, लेकिन हाँ इट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ द शेयर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स शुड बी गिवन इन द आर्टिकल। इंफॉर्मेशन जो है शेयर्स के डिवीजन के ऊपर और कॉरस्पॉन्डिंग राइट्स, मतलब शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स हैं वो ज़रूर इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। क्लासेस ऑफ शेयर्स मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम कैन नॉट इशू शेयर्स बियॉन्ड इट्स रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड कैपिटल अनलेस एंड अनटिल अ प्रॉपर अडल्ट्रेशन इज डन। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है कंपनी। जैसा मैंने बताया 10 करोड़ है तो 10 करोड़ रुपीज़ के ही इश्यूज़ होंगे। हाँ, अगर कोई अल्टरेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो चेंजेस अडल्ट्रेशन किए गए हैं प्रॉपर, तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एवरी पर्सन साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ टू टेक मिनिमम 1 शेयर ईच। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है, मैंने बताया आपको साइन होते हैं, उन मेंबर्स के को शेयर्स 1 शेयर परचेज करना कंपलसरी है, कम से कम 1 शेयर ईच। नेक्स्ट इज
एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये 6th क्लॉज है. दिस इज द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक ग्रुप साइन करता है, एसोसिएशन साइन करती है डॉक्यूमेंट पे. सो उनको अपने इंटेंशंस इस्टेब्लिश करने होते हैं कंपनी के प्रति, क्या क्या इंटेंशन है उनका, क्यों कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो, और वो इस मैनर में लिखा हुआ होता है जो कि यहाँ दिया हुआ है आपको. वी द फॉलोइंग हुज नेम्स एंड एड्रेसेस आर मेंशन्ड बिलो आर desirous of being formed into company in pursuance of this law and we respectively agree to take the number of shares in the capital of company set opposite over respective names. मतलब नेम्स के आगे लिखा होता है कि हम इतने शेयर्स ले रहे हैं, शेयर कैपिटल के हम हकदार हैं. सो ये इसमें मेंशन होता है और इस टाइप से ही इसमें लिखा गया होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. सो आफ्टर दिस क्लॉज, इट्स नॉट क्लास, इट्स क्लॉज. So name, address and occupation of the sign in persons and the numbers of shares taken by them are stated. Signature of the witness are placed against the name of the signing person. So I hope these clauses are clear.